नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एनआईओएस के स्टूडियोज़ में। आज का जो कार्यक्रम है ये गृह विज्ञान विषय का है और जो इसका स्तर है वो माध्यमिक स्तर का है। तो माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर संध्या कुमार गृह विज्ञान की विशेषज्ञ हूँ और आपके अपने एनआईओएस में शैक्षिक विभाग में उप निदेशक पद पर कार्य करती हूँ। तो आज का जो विषय रहेगा हमारा चर्चा का वो है मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज। पर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आशा करती हूँ आप सब पेपर और पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इस चर्चा के दौरान आप जो भी अच्छी बातें सीखेंगे, जो नई बातें आपको समझ में आएंगी वो आप नोट करेंगे और जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी, जो भी प्रश्न उठेंगे इस चर्चा के दौरान वो भी आप नोट करेंगे। और जो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर चलते हुए नज़र आ रहे हैं उस नंबर पर आप अवश्य कॉल करें, हमसे अपने प्रश्न पूछें और हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज का जो विषय मैंने बताया वो है मैनेजिंग आवर रिसोर्सेस। अब अगर आप देखें तो मैंने 3 शब्द कहे, मैनेजिंग, आवर और रिसोर्सेस। अगर हिंदी में कहें तो अपने संसाधनों का प्रबंधन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संसाधन क्या होता है, किसको संसाधन कहते हैं। और उससे भी पहले एक प्रश्न आता है कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में। बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं और उन सब को करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आपकी ज़िंदगी से एक उदाहरण लेते हैं तो हो सकता है आपका एक जो आपको काम करना है वो है कि 10वीं की परीक्षा आपको अच्छी तरह से अच्छे नंबरों से पास करनी है, उत्तीर्ण करनी है। तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, आपको समय की आवश्यकता होगी कि आप अपनी पढ़ाई कर सकें। हो सकता है आपका भाई है, उसने अभी अपना पढ़ाई पूरी कर ली है, वो नौकरी की तलाश में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके माता पिता सोच रहे हों कि भाई इस साल तो अपना मकान बना ही लेना है हमें। अब मकान बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना जो हम जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें ये काम करना है, उस काम को पूरा करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम साधन या संसाधन कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में कहें तो ये रिसोर्सेज होते हैं। और जो भी अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हमारे संसाधन होते हैं। अब देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी है तो आपको ज्ञान की ज़रूरत है। अब वो ज्ञान आपका अपना है। आप अपने भाई का, बहन का ज्ञान प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप अपने दोस्त का ज्ञान प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप किसी से ज्ञान ले तो सकते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा देंगे तो आप अपने ही ज्ञान का प्रयोग करेंगे। है ना बात सही? और इसी तरह से अगर आपको दिन भर में कुछ काम करना है तो वो आपको अपना समय लगाकर ही अपना काम पूरा करना होगा। ठीक है ना? आप अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार से या दोस्त से समय उधार नहीं ले सकते हैं। ना ही आपके पास जो समय बच गया है अपना काम पूरा करने के बाद वो आप किसी को उधार दे सकते हैं। लेकिन पैसा है, पैसा आपके पास जितना है अगर बच रहा है तो आप किसी को दे सकते हैं। और अगर आपके पास कमी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप किसी से पैसा उधार ले भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे साधन होते हैं जो आपके अपने होते हैं, निजी होते हैं, उनको आप किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं, साझा नहीं कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो हर एक के लिए होते हैं, आप उसको एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, एक दूसरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो संसाधनों की जब बात हुई तो हमने देखा ये संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं जो मानव संसाधन होते हैं जो आपके अपने हैं,
और कुछ होते हैं जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं या गैर मानव संसाधन होते हैं जो सबके लिए बराबर होते हैं। ये मानव संसाधन जो होते हैं ये कौन से संसाधन होते हैं? देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि द मीन्स यूज टू अटेन गोल्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो दो तरह के रिसोर्सेज मैंने बताए। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम हिंदी में मानव संसाधन कहते हैं, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम गैर मानव संसाधन कहते हैं। अब इसको अगर हम आगे लेके चलें, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं ये देखते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हैं समय, ऊर्जा, ज्ञान और कौशल। इनकी अगर समीक्षा करें तो समय जो है वो आपका अपना है। हर एक के पास दिन में 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे आप कैसे प्रयोग करते हैं, किस काम में लगाते हैं, कैसे इनका आप बंटवारा करते हैं पूरे दिन में, ये आपका अपना डिसीजन होता है, अपना एलोकेशन होता है। आप अपना काम देखिए और उस हिसाब से आप अपना समय निकालिए और उस काम को पूरा करिए। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, ना आप किसी से ले सकते हैं ना आप किसी को दे सकते हैं। वो आपके निजी 24 घंटे होते हैं। सबके पास बराबर होते हैं, ना किसी के पास 22 घंटे होते हैं ना किसी के पास 26 घंटे होते हैं। तो सबके पास में वही एक बराबर का समय है, एक दिन में 24 घंटे हैं, उसका आप किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो मानव संसाधन है वो है ऊर्जा या एनर्जी। अब आपको अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। चाहे आप अपने घर में काम कर रहे हैं या घर के बाहर काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं घर में, या आप ऑफिस जाकर के काम कर रहे हैं, या आप अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता है। अब हम जो बात कर रहे हैं आपस में, मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। मैं यहाँ बैठ के जब बात कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। आप अपने घर पे बैठ कर के जो मेरी बातें सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, उसमें भी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी काम करें उसमें हम एनर्जी यूज़ करते हैं, और वो एनर्जी भी मेरी अपनी एनर्जी है। मैं किसी दूसरे की एनर्जी तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि देखिए, टॉर्च में जब बैटरी लगाते हैं और वो उसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो बैटरी जो है कोई भी यूज़ कर सकता है, वो एनर्जी अलग है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम पर्सनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो हमारी अपनी निजी ऊर्जा होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा संसाधन होता है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। याद करिए, जब हम बीमार हो जाते हैं और हमारे एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हमें कितनी वीकनेस महसूस होती है, हमें कितनी कमज़ोरी महसूस होती है, हम काम नहीं कर पाते हैं। जितना हमारा दिन भर का काम होता है उससे शायद हम आधा ही काम कर पाते हैं। तो एनर्जी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, सुचारू रूप से हमें काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत बड़ा हमारा संसाधन है। इसके बाद हम जो मानव संसाधन की हम बात करते हैं वो है ज्ञान या नॉलेज। जब हम किसी चीज़ को, कोई काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आपके सामने जो ज्ञान की आवश्यकता है वो है आपकी परीक्षा पास करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो आपको ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान केवल पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई एक मिस्त्री है जो मिक्सी ठीक करता है या पंखे ठीक करता है या एसी आपका जो है ठीक करता है, उसको भी अपना काम करने के लिए ज्ञान चाहिए होता है। कहाँ पर कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, उसको क्या ठीक करना है, क्या देखना है, क्या खोलना है, कैसे बंद करना है, हर चीज़ का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। और ये ज्ञान भी जो होता है वो हमारा अपना निजी होता है। हम किसी से पूछ सकते हैं, हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारा अपना ही होता है। तो ये भी एक हमारा निजी मानव संसाधन है जिसे हम प्रयोग करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। ज्ञान के बाद जो हमारे पास अपना निजी है वो है हमारा कौशल या हमारी स्किल।
अब देखिए पेंटर्स होते हैं या जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, कुम्हार होते हैं, इनका कौशल क्या होता है, ये अपने हाथों से काम करते हैं। हर जगह आप देखें, काम करने के लिए हमें कौशल चाहिए होता है। अगर आपकी माँ सिलाई करती है या कढ़ाई करती है या बहुत अच्छा उसने पेंटिंग बना के घर को सजा रखा है, ये भी एक कौशल है। आप कार्यालय में काम करते हैं, आपका कौशल है और ये कौशल भी आपका अपना निजी है। आपके पास क्या हुनर है, आपके पास क्या कौशल है, आप उसको कैसे प्रयोग करते हैं, ये आपका अपना निजी अ, है, एक संसाधन है जिसे आप अ, कई तरह के कामों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने 4 प्रकार के मानव संसाधनों की बात की है, जिसमें समय, ऊर्जा, ज्ञान और कौशल की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि जो गैर मानव संसाधन होते हैं वो हमारे कौन से हैं। जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, हमें अपना काम करने में बहुत सहायता देते हैं। तो ये जो हमारे संसाधन हैं, ये हैं धन या मनी, लैंड या भूमि, जो हमारे सामने मटेरियल थिंग्स हैं या जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हम प्रयोग करते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं या जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं, ये भी हमारे बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं जिनका हम अपने काम को कंप्लीट करने के लिए या सक्सेसफुली अपने काम को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अर्थ की या मनी की, या जो पैसा हमारे पास आता है, जो धन हमारे पास में है। इसको हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहते हैं? इसको नॉन ह्यूमन रिसोर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैसा मेरे पास में है वो मैं किसी और को दे सकती हूँ, जो पैसा किसी और के पास में है वो मैं उससे ले सकती हूँ। तो ये जो आदान प्रदान हम कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैसा मेरा निजी नहीं है, वो और लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब कोई संसाधन एक से ज़्यादा लोग प्रयोग कर सकते हैं तो वो गैर मानव संसाधन कहलाता है। अब देखिए, बहुत से मौके आते हैं जीवन में जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कभी हमारे पास होता है, कभी नहीं होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मेरा बेटा है, उसको पॉकेट मनी मिलती है, तो हर महीने वो अपना पॉकेट मनी खर्च करता है। कभी उसके पास बच जाता है, कभी उसके पास कम पड़ जाता है। अब महीने के अंत में वो मेरे पास आएगा और कहेगा, मम्मी मेरे ना एक फ्रेंड की आज बर्थडे है, उसके यहाँ मुझे जाना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, थोड़ा सा दे दो। तो वो एडवांस ले लेता है मेरे से, वो पैसा मैं उसे दे सकती हूँ, है ना? जो उसके पास था वो तो उसने खर्च कर लिया, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझसे और ले लिया। तो इस तरह से जो हमारे पास में पैसा होता है, धन होता है, वो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो ये हमारा एक गैर मानव संसाधन होता है। उसके बाद लैंड की हम बात करते हैं। भूमि है, हर एक के लिए है, प्रयोग के लिए। आज वो मेरे पास है, कल वो किसी और के पास होगी। आज मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने जाके खरीद लिया। जितना मेरे पास में पैसा था, जितनी मेरी आवश्यकता थी, उतना लैंड मैंने खरीद लिया। उस पे मैंने चाहे खेती की, चाहे मैंने अपना घर बना लिया, चाहे मैंने अस्पताल बना लिया, या मेरे को अगर ज़रूरत है तो मैंने एक कार्यालय बना लिया, वहाँ पे एक भवन बना लिया। तो मैं उसका कोई भी प्रयोग कर सकती हूँ। तो आज मेरे पास ये भूमि का टुकड़ा है, कल मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे बेच दिया, वो किसी और का हो गया। तो वो किसी का निजी नहीं होता है, वो एक एक सीमित समय के लिए मेरा हो सकता है, लेकिन मैं उसे कभी भी किसी और को दे सकती हूँ। ठीक है? तो ये भी एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स हुआ, वो मेरा निजी नहीं है, वो सब लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है, वो है मटेरियल थिंग्स या भौतिक संसाधन जो होते हैं। भौतिक संसाधन किसको कहते हैं? आपके घर में बहुत सी चीज़ें हैं, मेज़ है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है, आपके किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, बेडरूम में आपके पलंग है जिस पे आप सोते हैं, बाहर जाते हैं तो कार है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। ये एक पेंसिल है मेरे पास में लैपटॉप है, उसका मैं प्रयोग करती हूँ। ये कागज़ है, देखिए, इसका भी मैं प्रयोग करती हूँ। तो ये सब मटीरियल चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, और इन सब का हम उपयोग करते हैं अपना काम करने के लिए।
आज मैं आपके साथ में बैठ कर के बात कर रही हूँ तो मेरे सामने एक कैमरा है, एक मेज़ है, कुर्सी है और इन चीज़ों का यूज़ करके मैं आपके साथ रूबरू हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं आपके ड्राइंग रूम में आ रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये सब मटेरियल थिंग्स हैं जिसकी वजह से आज जो हम चाह रहे हैं वो हम काम कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हर एक कोई प्रयोग कर सकता है। मेज़ कुर्सी है, सबके बैठने के लिए है, सबके उठने के लिए है। कार्यालय में जो मेज़ होती है उस पे कोई भी काम कर सकता है, इस पेंसिल का प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से भी ये नॉन ह्यूमन रिसोर्स हुआ हमारा। उसके बाद में हम आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज़ पर। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज़ या सामुदायिक संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो ये हमारी कम्युनिटी में सबके प्रयोग के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे मेट्रो चलती होगी। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हर जगह आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकते हैं। ट्रेन्स होती हैं, बसेस होती हैं, रिक्शे होते हैं, ये सब जो हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। हॉस्पिटल्स बने होते हैं। हॉस्पिटल किसी एक के लिए नहीं बनता है, बहुत लोगों के लिए एक हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाई जाती है जहाँ लोग जाते हैं जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है चिकित्सक की या केयर की ज़रूरत पड़ती है, बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या अगर बहुत ज़्यादा पैसा है हमारे पास में तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल्स जो है ये कम्युनिटी रिसोर्स है। एक पोस्ट ऑफिस होता है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी डाक सेवा है जिससे हम पत्र लिखते हैं, तार भेजते हैं और हम अपना संदेश एक शहर से दूसरे शहर में भेज पाते हैं। देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, सभी बहनों ने बड़े चाव से अपने भाई के लिए राखियाँ भेजी हैं ना? कैसे भेजी हैं? आपने डाक विभाग के द्वारा भेजी हैं, स्पीड पोस्ट का आपने प्रयोग किया होगा या आपने कुरियर का प्रयोग किया होगा या आपने ऑनलाइन भेजी होंगी। तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आपका एक शहर से दूसरे शहर में संदेश पहुंच जाता है, पत्र पहुंच जाता है। जो आप कार्ड भेजते हैं, किसी का आपने बर्थडे विश किया, आपका दोस्त है दूसरे शहर में रहता है, आपको बहुत याद आ रही है, आपने बहुत सुंदर सा एक कार्ड बनाया उसके लिए और उसे डाक से उसके पास भेज दिया। जब आपको दोस्त को मिला तो वो बहुत खुश हुआ, अरे वाह मेरे दोस्त ने इतनी बढ़िया मेरे लिए बर्थडे विशेस भेजी हैं। तो ये सब जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, आपके घर के पास में एक पार्क है, आप रोज़ सुबह वहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, खुली हवा का आनंद लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, फूल हैं, आप उनको रंग बिरंगे फूल देखते हैं, वो आपको लुभाते हैं, आपका मन ताज़ा कर देते हैं, तरोताज़ा आप हो जाते हैं। तो ये पार्क जो है ये भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, किसी एक का नहीं है, हर एक कोई आ सकता है वहाँ पे उस रिसोर्स का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी जब किसी एक का नहीं है तो ये गैर मानव संसाधन कहलाता है और ये हर एक के प्रयोग के लिए वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो हमने दो प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में बात की है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, वो हैं टाइम, एनर्जी, नॉलेज और स्किल्स। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की है जो है मनी, लैंड, मटेरियल थिंग्स और कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो अब ये बात तो हो गई कि हमें बहुत काम करने होते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बड़े हैपहैज़र्ड वे में हम काम करते हैं। पता चला कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमने एक ही चीज़ में वो सारा पैसा खर्च कर दिया और बाकी फिर हमने देखा कि अरे और ज़रूरतों के लिए तो पैसा बचा ही नहीं, अब क्या करें? तो जो भी हमारे संसाधन होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं, उसका हम प्रबंधन करते हैं, ठीक है ना? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है आपका एक लक्ष्य है और होना भी चाहिए कि आपको अपनी माध्यमिक स्तर की परीक्षा में गृह विज्ञान का जो विषय है उसमें बहुत अच्छे नंबर आपको हासिल करने हैं, बहुत अच्छे अंक लाने हैं और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट लेके आना है, ठीक है? तो ये आपका एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने
ये निर्धारित किया क्या करना है, आपको ज्ञान हासिल करना है। कैसे हासिल करना है, इसके लिए आपको किताबें चाहिएंगी। तो आपने क्या किया, आपने NIOS का जो अध्ययन सामग्री है आपने वो इकट्ठा किया, आपने वो पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब आपने ये सोचा कि ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, इम्तिहान से 2 दिन पहले मैं पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा और हो जाएगा मेरा काम। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि अरे! ये इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए और मेरे पास तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, कैसे होगा ये सब? तो फिर आप सोचते हैं, आपको पछतावा होता है कि अरे! काश मैंने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होता, तो आज मुझे ये परेशानी नहीं होती और मैं आराम से अपना काम कर लेता। तो कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें अपने संसाधनों को देखना होता है कि हमारे पास क्या है, उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा और उसके बाद में क्या हम वो हासिल कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो ये जब हम पूरी प्रक्रिया सोचते हैं, देखिए मैं कोई नई बात नहीं आपको बता रही हूँ, ये हम हर समय अपने जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? कोई भी काम हम करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले ये सवाल हमारे मन में आते ही हैं कि अगर हमें ये काम करना है तो इसको काम को करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? क्या वो सारी काम जो उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे-छोटे काम करने हैं, क्या वो सब मैं ही करूँगी? या मैं किसी और से कह सकती हूँ कि तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो और उसके बाद में फिर किस समय पे कौन क्या काम करेगा, ये सब हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। हम इसको कॉन्शियसली कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसको सिस्टमैटिकली एक बार सोचें और हम प्लान कर लें, तो हम अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो एंड रिज़ल्ट है वो वैसा ही होगा जैसा हम चाह रहे थे। तो जब हम अपने पूरे संसाधनों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको हम कंट्रोल करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल इसका जो है हमें फ़ायदा हो, तब हम उसको कहते हैं कि हमने अपने पूरे रिसोर्सेज को मैनेज किया है। तो देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? Management is a process of organizing and controlling whatever resources we have to achieve what we want. इसका मतलब ये है कि कैन वी सी द स्लाइड? हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग whatever resources we have to achieve what we want. So we begin with what we want. उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ करते हैं ताकि हम अल्टीमेट गोल पर पहुंचते हैं, दैट इज़ टू अचीव व्हाट वी वांट। ठीक है, जब ये बात एक तय हो गई कि हम अपने रिसोर्सेज को देखेंगे और उनको हम मैनेज करेंगे ताकि हम वो कर पाएँ जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये हम करें कैसे। ये करने के लिए एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं मुख्य 4 स्टेप्स की बात करूँगी। वो 4 स्टेप्स क्या हैं? वो हैं, सबसे पहला है प्लानिंग, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं उसका आप एक प्लान बनाइए कि क्या होगा। यानी आप देखिए कि अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या चलिए ये आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता है क्योंकि पार्टी तो आज के टाइम में हम नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण था तो भारत सरकार ने ये कहा था कि पूरा देश लॉकडाउन में रहेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा, केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए लोग बाहर आ जा सकते थे। जब घर में लोग कैद थे तो काम तो उनको करने थे, तो वो सारे काम करने के लिए जो है एक प्लानिंग करनी थी। अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल लेती हूँ तो मुझे क्या प्लान करना था कि मुझे
अपने ऑफिस का काम भी करना है, घर में रह कर के मुझे अपना ऑफिस का काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे अपने घर का भी सारा काम करना है, क्योंकि जो मेरे पास में हेल्प थी, जो मेरे घर में सफाई करने के लिए आता था कोई, या मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए आता था कोई, वो नहीं आ रहा था, तो ये सारे काम भी मुझे करने थे। तो इन सब काम को करने के लिए मुझे एक प्लान बनाना था। प्लान क्या बनाना था कि किस समय पर मैं क्या काम करूँगी, और उनको मुझे सीक्वेंस में लगाना था। कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं पहले करूँगी, कौन सा काम मैं डिले कर सकती हूँ वो मैं बाद में करूँगी, कौन सा वो काम है जो मैं अपने किसी और परिवारजन को कह सकती हूँ कि आप ये काम कर दीजिए, मैं इस समय कुछ और काम करूँगी। तो पूरे दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे एक प्लानिंग करनी होती थी, ठीक है। जब प्लानिंग मैंने कर ली, उसके बाद में मतलब ये तो प्लान बना कि क्या काम किया जाना है, उसके बाद में जो सेकंड स्टेप थी वो आती है ऑर्गेनाइजिंग की। जब ये तय हो गया कि करना क्या है, उसके बाद में डिसाइड करना था कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा चरण हुआ। उसके बाद में जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है, कि हमें देखना पड़ता है कि वो काम जब हमने सोचा था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कहीं पे कोई कमी रह गई है। हम उसको, यदि मैंने सोचा था कि मेरी मदर जो है वो मुझे एक कप चाय बना के दे देंगी, लेकिन जिस समय पर मुझे चाय चाहिए थी वो किसी और काम में लग गई और वो ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था, तो वो मुझे चाय बना के नहीं दे पाई, तो उस समय वो एक कमी रह गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, करना चाहूँगी मैं, तो वो एक कंट्रोल ऑफ प्लान होता है। जब प्लान चल रहा होता है, कार्य हो रहा होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि वो जैसे हमने सोचा था, प्लान किया था, उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब काम पूरा हो गया उसके बाद में हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि क्या काम पूरी तरह से हुआ या नहीं हुआ, पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, कुछ रह गया या नहीं रहा, पूरा हो गया। अब पूरा तो हो गया लेकिन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तो क्या कमी रह गई, उसको अगली बार हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो उस पर ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट लागू होता है। आप अपने आप को अगर जांचेंगे तो आप देखेंगे आप भी अनकॉन्शियसली ये काम करते हैं। आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, और उसके बाद में काम जब पूरा होता है उसके बाद में इवैल्यूएट भी करते हैं। तो ये जब हम पूरा प्रोसेस यूज़ करते हैं तो हम को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जैसा हम चाह रहे थे काम वैसा ही हुआ है। अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद हम अलग अलग संसाधनों के प्रयोग में इस मैनेजमेंट प्रोसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ ही बने रहिएगा। उत्कृष्ट जीवन शैली और शिक्षा, कामकाज और रोजगार के साथ घर बैठे शिक्षा, स्वाध्ययन सामग्री, उन्नत तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान, जन विकास और राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। NIOS के इन्हीं प्रयासों को चरितार्थ करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल स्वयं प्रभा चैनल, जो देता है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण सीधे आपके द्वार। पाणिनि चैनल नंबर 27 के माध्यम से माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए घर बैठे 10वीं पास करने का अवसर। उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 12वीं के शिक्षार्थियों के लिए शारदा चैनल नंबर 28 पर ज्ञानवर्धक और चुनिंदा विषयों पर रुचिपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण। माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा में दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और योग के कार्यक्रमों का ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 पर प्रसारण। भारत के सभी शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण को
नई दिशा देते हुए NIOS का प्रयास। वागदा चैनल नंबर 32, टोल फ्री नंबर 1800-1800-2543 के माध्यम से रोजाना शिक्षक शिक्षा के सजीव कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर। NIOS के सभी हाई डेफिनेशन शैक्षिक चैनलों पर स्वाध्ययन सामग्री का दृश्य माध्यम में रूपांतरण कर हिंदी एवं अंग्रेजी में दृश्य कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण। रोजाना 4 घंटे नए कार्यक्रमों का प्रसारण। स्वयं प्रभा मोबाइल ऐप के साथ साथ दूरदर्शन की DD डायरेक्ट प्लस फ्री डिश सेवा, डिश टीवी और जियो टीवी लाइव ऐप पर भी इन कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। अपने अध्ययन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए आज ही जुड़िए NIOS के पाणिनी चैनल नंबर 27, शारदा चैनल नंबर 28, ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 और वागदा चैनल नंबर 32 पर। MHRD और डिजिटल भारत के साथ NIOS से शिक्षा अब आपके हाथ। नमस्कार, आइए आपका स्वागत है वापस हमारे स्टूडियो में। आज माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय में आज हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग आवर रिसोर्सेस पर। अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की कि हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, और उनका हम प्रबंधन कैसे करते हैं या उनको हम मैनेज कैसे करते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि आगे हम कुछ विशेष संसाधनों के मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वर्ग में हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट की। ये टाइम और एनर्जी यानी समय और ऊर्जा, ये हमारे किस प्रकार के संसाधन हैं? हाँ, ये मानव संसाधन है, यानी ये हमारे निजी संसाधन है। तो इसका प्रबंधन हमें करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जब हम समय और ऊर्जा की बात करते हैं तो ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। आप समय का प्रयोग बिना ऊर्जा व्यय किए नहीं कर सकते हैं और एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते बिना अपना समय दिए हुए। तो एक ही सांस में हम बात करते हैं समय और ऊर्जा की। तो टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि इट इज़ मेकिंग द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। व्हेन यू आर मैनेजिंग एनर्जी, योर टाइम इज़ गेटिंग मैनेज्ड, और जब आप अपने समय को मैनेज करते हैं तो आपकी एनर्जी भी मैनेज होती है। ठीक है, तो आपके, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास में दिन भर में 24 घंटे ही हैं। उस 24 घंटे में आपको अपना काम पूरा करना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आप समय बढ़ा दीजिए जो आप कर नहीं सकते हैं, या आप अपना काम कर लीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं। जो आपको काम करना है वो तो आपको काम करना ही है, उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना समय और ऊर्जा दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। तो समय का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं टाइम प्लान बना करके। टाइम प्लान मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना कर सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलता है अपने टाइम को प्लान करने से। और एनर्जी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बहुत कुछ छोटी छोटी टिप्स हम आपके साथ में साझा करेंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि अगर वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और ये आप करते भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नई बात आपसे साझा करें, लेकिन जब उन सब चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करके एक व्यवस्थित ढंग से उनके बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस आप रोज़ ही अपने जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको एक मैनेजमेंट प्रोसेस की तरह सोचते नहीं हैं। तो जब आप उसको सोचने भी लगेंगे तो आप बेहतर ढंग से अपने समय और एनर्जी को मैनेज कर पाएंगे। तो अब अगर हम बात करें कि क्या है टाइम प्लान की, मैंने बात की है, तो टाइम प्लान आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी दिन का एक समय लीजिए, ठीक है? मान लीजिए दिन
आपके शुरू का समय है, सुबह का टाइम है। बहुत सारे काम आपको करने होते हैं, काफ़ी भागदौड़ भी हो जाती है क्योंकि सबको उठना है, अपना तैयार होना है, नाश्ता भी करना है। अगर घर से बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपको एक टिफ़िन भी लेके जाना है, कोई आपका वो टिफ़िन बना करके भी देगा, पैक करके देगा, आपको बाहर जाना है। तो ये सारे काम जो हैं बड़ा सीमित समय होता है सुबह का। मानिए सुबह 6 बजे से उठने के बाद में और 8 सवा 8 बजे तक आप घर से निकल जाते हैं, सभी इसी टाइम में जो है आपको सारे काम मैनेज करने होते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए। आप एक सूची बनाइए कि आपको क्या-क्या काम करना है, ठीक है? उसके बाद में हर एक्टिविटी के सामने आप उसका समय लिखिए कि किस समय पर क्या काम होना है। अब देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको आपने उस समय पे कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपने अगर ये सोचा है कि मैं सुबह ऑफ़िस के लिए जाने से पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँगी और कपड़े धुल जाएँगे और जाने से पहले मैं वो कपड़े सुखा करके चली जाऊँगी, ठीक है? लेकिन किसी वजह से अगर आप वो कपड़े धुले हुए कपड़े सुखा नहीं पाईं, तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं होगा। आपको जब बाद में दिन में समय मिलेगा, ऑफ़िस से आने के बाद में जब आपको समय मिलेगा, आप कपड़े तब सुखा सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल एक्टिविटी हुई आपकी, ठीक है? तो जब आपने अपनी एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर लिया, उसके बाद में आप ये निर्धारित करिए कि कौन-सी आपकी फ़िक्स्ड एक्टिविटीज़ हैं, कौन-सी आपकी फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ हैं। अब अगर आपको बाज़ार जाना है, आप घर पे हैं, आपको बाज़ार जाना है किसी काम से, आपको कुछ सब्जियां खरीदनी हैं या और भी आपको कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, तो उसका आपने निर्धारित किया है कि मैं जब अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाऊंगी तो उससे पहले मैं सब्जियां लेने चली जाऊंगी, बाज़ार चली जाऊंगी और बाज़ार का काम कर लूँगी। लेकिन आप किसी वजह से लेट हो गए और आप नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं, बाज़ार जाने का ऐसा काम है, आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड एक्टिविटी क्या है, आपको अपने बच्चे को स्कूल से एक बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पर लेना है। उसका स्कूल ख़त्म हो जाएगा, उसको घर लेके आना है, बच्चा वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये आपकी एक फिक्स्ड एक्टिविटी है, उसका टाइम बिल्कुल निर्धारित है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके दिन भर में जो फिक्स्ड टाइम की होती हैं। आपको ऑफ़िस के लिए निकलना है तो 8 बजे अगर निकलना है तो 8 बजे ही निकलना है, आप 8 बज के 15 मिनट पर नहीं निकल सकते हैं, आप लेट हो जाएँगे। तो ये फिक्स्ड टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं। और कुछ आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं। आप तैयार होने के बाद नाश्ता करेंगे, तैयार होने से पहले नाश्ता करेंगे, ये आपका फ्लेक्सिबल एक्टिविटी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। दिन में आप खाना किस समय खाएँगे, 1 बजे खाएँगे या 2 बजे खाएँगे, ये आपका फ्लेक्सिबल टाइम है। तो जब आपने एक्टिविटीज़ लिस्ट आउट कर ली, उनका आपने देख लिया कि कौन सी फिक्स्ड है या कौन सी फ्लेक्सिबल है, उसके बाद में हर एक्टिविटी को करने के लिए आपको अमूमन कितना समय लगेगा। आपको अगर टिफ़िन पैक करना है तो आप 5 मिनट में करेंगे, 10 मिनट में करेंगे या आपको 15 मिनट चाहिए। आपको नहाने अगर जाना है तो आप कितनी देर में नहा करके तैयार हो जाएँगे। ये एक्टिविटी के लिए एस्टिमेटेड जो टाइम होता है, ये आप फ़िक्स कर लीजिए कि इतना समय आपको लगेगा एक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका कहीं पर अगर किसी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप किस एक्टिविटी को कम करके या कंप्रेस करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो वो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये जब आप टाइम प्लान बनाते हैं, ये 4 चरण आपके होते हैं एक टाइम प्लान बनाने के। शुरू में देखिए जब हम करना शुरू करते हैं तो हमको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। आप पेपर पेंसिल लीजिए, अपना दिन का कोई भी एक सेगमेंट लीजिए। एक पूरा दिन 24 घंटे के लिए टाइम प्लान बनाना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कुछ घंटों के लिए टाइम प्लान बनाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये टाइम प्लान आप बना सकते हैं। जब आप टाइम प्लान बनाएँगे तो आप ये भी देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी को करने के लिए आप कितना समय लगा रहे हैं। क्या वो समय कम हो सकता है? क्या कोई और किसी और चीज़ की सहायता लेकर के आप उस एक्टिविटी को करने के लिए समय कम कर सकते हैं? क्या कोई काम आपके लिए आप ही कोई काम कर रहे हैं, सारे काम अपने आप कर रहे हैं, क्या आप किसी की मदद ले सकते हैं? तो इस तरह से जो है आप अपना टाइम प्लान बना सकते हैं। जब आप टाइम प्लान बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइम प्लान बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं और गैस खत्म हो गई। अब आप क्या करेंगे? खाना तो बनाना है। तो फिर आप सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? क्या आज हम
ऑफिस की कैंटीन में कुछ खा सकते हैं, या हम अपने बच्चे को कुछ ऐसा पैक्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, चिप्स हैं या बिस्किट्स हैं जो आज हम उसे दे सकते हैं कि आज स्कूल में वो खा ले, भूखा ना रहे बच्चा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके प्लान में ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई अनफोर्सिन काम आ जाता है, अचानक से कोई आ जाता है, या आप मान लीजिए कि आपने कुछ सोचा है दोपहर में कि आप ये काम करेंगे, आज तो आपको बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, आज आपको प्रेस लगानी है, आज आपको प्रेस करने हैं अपने कपड़े, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपसे मिलने कोई आ गया आपके घर पे, और वो समय जो आपने रखा था अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, वो समय यूज़ हो गया अपने दोस्त के साथ बैठ करके बातें करने में या उसके साथ कोई काम करने में। तो अब आपका काम तो वो रह गया ना कि आपको अपने कपड़े तो प्रेस करने ही हैं, अब कब करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपके टाइम प्लान में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये बात सीखी कि आपको एक टाइम प्लान बना लेना चाहिए, उससे आपकी एक्टिविटीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आप प्लान अपना बदल भी सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी आप अपना प्लान बनाएंगे। लेकिन देखिए, आप जब अपने घर में काम कर रहे होते हैं, या हम सबके घर में होता है, कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंप्रेस हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, सुबह का टाइम जो होता है, सुबह के टाइम बहुत सारे काम हमें करने होते हैं और समय बहुत कम होता है। तो वो जो टाइम होता है उसको हम पीक लोड पीरियड कहते हैं। पीक लोड पीरियड होता है कि सबसे ज़्यादा काम होता है और बहुत ही कम समय में वो सब करने बहुत ज़रूरी होते हैं। उस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, आप ये भी देख रहे हैं, आप 10 जगह जो है आपका अटेंशन रहता है और आप बहुत सारे काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं। उस समय आप थकते भी हैं, आप बौखलाते भी हैं, कुछ काम आपका खराब भी हो जाता है क्योंकि आप हड़बड़ाते भी हैं। लेकिन इस पीक लोड को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, मैं बार-बार किचन का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वो हर एक के घर में जो है यूज़ होता है, आप सब उससे आइडेंटिफाई कर पाएँगे। जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास में गैस का 3 चूल्हे का या 4 चूल्हे का बर्नर होता है। चारों पे आपने कुछ-कुछ रखा हुआ है, एक पे दाल हो रही है, एक पे सब्ज़ी हो रही है, एक पे दूध उबल रहा है, एक पर आप चपाती बना रहे हैं। अब पता चला आप चपाती बनाते-बनाते इतने मशगूल हो गए कि वो दूध उफन गया, अब आपका काम फैल गया, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? इसी समय आपको आवाज़ लग गई, आपका बच्चा कह रहा है कि मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, या मुझे जूते मिल गए, मुझे मोज़े नहीं मिल रहे हैं, या मेरा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रहा है, मेरी पेंसिल कहाँ है, रबर कहाँ है? आप वहाँ भी भाग रही हैं। तो सब मिल-जुल के जब काम करते हैं, आप निर्धारित कर देते हैं कि कौन क्या काम करेगा और आप सब लोग मिल कर के काम करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो वो पीक लोड पीरियड जो है वो मैनेज किया जा सकता है, वो काम आराम से हो सकते हैं। इस पीक लोड पीरियड को मैनेज करने के लिए एक टेक्निक और होती है, वो होती है डवटेलिंग, यानी 2 काम को एक साथ करना। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है लेकिन हम बहुत बार ये काम करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमें दाल चावल बनाने हैं तो हम एक ही कुकर में दाल और चावल दोनों चीज़ चढ़ा देते हैं, तो दोनों एक साथ बन जाते हैं, हमारा समय वहाँ बच गया। या अब शाम के टाइम देखिए, सर्दियों में क्या होता है, मैं तो अक्सर करती हूँ भाई, टीवी देख रही होती हूँ और मैं अपने सामने टेबल पर जो है मटर रख लेती हूँ, मैं मटर छीलती रहती हूँ और टीवी देखती रहती हूँ। तो देखिए, एक पर दो काज हो गए, मेरा काम भी हो गया और मेरा मनोरंजन भी हो गया। इस तरह से आप अपने जीवन से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं जहाँ आप डवटेलिंग करते हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और आपने वॉशिंग मशीन जो है में कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, तो वो भी एक डवटेलिंग का एग्जाम्पल है। अगर माँ किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है और उसने बच्चे को अपने पास में बिठा लिया है कि तुम यहाँ पे छोटी मेज कुर्सी लेकर के बैठ जाओ और अच्छा ठीक है पहाड़े याद करो, मैं सुन रही हूँ, या तुम स्पेलिंग्स जो है याद कर लो और मुझे सुनाते रहो, या क्वेश्चंस मुझे पता है तुम्हारे लेसन में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, उसकी मैंने तैयारी करा दी। तो ये भी डवटेलिंग है, मैं अपना काम भी कर रही हूँ और मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान भी दे दिया। तो इस तरह के जब आप काम करते हैं तो भी आप अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं जब आप अपना टाइम मैनेज करते हैं और प्लान करने के बाद में उसको अच्छी तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जब हम बार-बार बात कर रहे हैं काम की, काम करते हैं, काम करना है, काम की प्लानिंग करनी है, तो ये भी हम देखते हैं कि काम कितने प्रकार के होते हैं। काम का भी हम वर्गीकरण करते हैं। क्या वर्गीकरण होता है?
वर्गीकरण हम इस तरह से करते हैं कि हाँ, हाँ, देखिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम प्लान बनाने का हमारा बेनिफिट क्या होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये होता है कि हमारा जितना काम होता है हम उतने निर्धारित समय में अपना सारा काम फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद में हमें आराम करने के लिए भी थोड़ा-सा समय मिल जाता है, कुछ हमें अपना मनोरंजन करने के लिए भी समय मिल जाता है। तो जब हम अपना समय के उपयोग के लिए हम अपना एक प्लान बना लेते हैं, एक योजना बना लेते हैं, समय योजना बनाते हैं, तो हम ये सब मतलब इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा सारा काम हो, कोई काम छूटे ना और दूसरा कि काम जो है बिल्कुल समय पे पूरा हो जाए। हम बहुत ज़्यादा थके नहीं, हमको आराम करने के लिए समय मिल जाए और उसके साथ-साथ हम अपना जो मनोरंजन है वो भी हम कर पाएँ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि काम कितने प्रकार के होते हैं। काम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है हल्का-फुल्का काम होता है, जैसे मैं इस समय कर रही हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, ये बहुत ही हल्का काम होता है। लाइट वर्क इसे हम कहते हैं। उसके बाद में होता है मॉडरेट वर्क। मॉडरेट वर्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अम, उम, आप ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहे हैं या आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है, जैसे आपने झाड़ू लगाई या घर के जाले आपने साफ़ किए या आपने घर में चादरें वगैरह आपने बिस्तर पर बदल दी। तो ये सब जो काम होते हैं ये मॉडरेट वर्क होता है। या टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही है, वो मॉडरेट वर्क होता है। उसके बाद होता है बड़ा हेवी वर्क जो होता है, जिसे हम भारी काम कहते हैं। वो काम क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबरर काम करते हैं या जो हमारे भाई किसान हैं वो खेतों में काम करते हैं, या पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता है, जो लोग रिक्शा चलाते हैं या जो बोझा लेकर के जाते हैं, ढोते हैं अपने कमर पे, ये जो काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसको हेवी वर्क या बहुत भारी काम कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह का काम होगा उतना ही एनर्जी का कंजम्पशन होगा। अगर लाइट वर्क हम कर रहे हैं तो एनर्जी यूज़ जो है वो बहुत कम है। अगर मॉडरेट वर्क कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और अगर हम हेवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का व्यय होता है। तो जब हम काम की बात करते हैं और मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम दिन भर में किस तरह का काम कर रहे हैं। उस काम को करने के लिए क्या हमारे पास उतनी एनर्जी है या नहीं है। ये एक बहुत छोटा-सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि किस तरह का काम कर रहे हैं वो भी हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपने टाइम और एनर्जी की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने बात की, हम अपना कार्य सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। वही काम करने के लिए हम या तो हम अपना जो काम करना है उस पे हम समय कितना लगाया गया है वो हम कम कर सकते हैं, या जो हम काम कर रहे हैं उसको काम करने का तरीका जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 तरह से हम अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या तो हम जो समय हम लगा रहे हैं उस पे उसको हम कम कर दें, या जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सिंपल कर दें, ठीक है? अब काम सिंपल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? कहना बहुत आसान है और करना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम अपना काम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। एक सबसे पहला जो हम तरीका यूज़ कर सकते हैं वो है कि जो हम एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करते हैं उन्हें हम ख़त्म कर दें। एक एग्जांपल लीजिए कि आपको खाना खाने के लिए मेज़ पर बर्तन लगाने हैं। हर एक कोई करता है, अपने डाइनिंग टेबल पर आप प्लेट लगाते हैं, कटोरी लगाते हैं, चम्मच, ग्लास सब लगाते हैं। फिर वो सर्विंग बोल्स रखते हैं जिसमें आपने जो सब्ज़ी बनाई होती है वो होते हैं। एक कटोरा होता है, एक डोंगा होता है या कैसरोल होता है जिसमें आपके रोटी या पराठा रखा होता है, चावल होता है, दाल होती है। सब चीज़ आपको टेबल पर ला के रखनी होती है। एक तरीका होता है आप एक बार में प्लेट्स ला करके आपने रखी, फिर आप गए कटोरी लेके आए, फिर चम्मच लेके आए, फिर आप एक-एक करके जो है दाल, सब्जी वो लेके आए। दूसरा एक तरीका क्या होता है, आपने एक ट्रे ली, उस पे आपने प्लेट रखी, कटोरी रखी, चम्मच रखे, ग्लास रखे, आप एक ट्रे उठा कर ले गए, आपने टेबल पर सारा सामान एक बार में लगा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स थे ये आपके ख़त्म हो गए। आपका समय कम लगा, आपकी एनर्जी कम लगी। तो आपने अपना काम जो है सरल कर लिया, आपने एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कम कर दिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आप एक कौशल अपना
डेवलप करें, एक स्किल डेवलप करें। यानी अगर सब्जी काटनी है तो सब्जी को काटने की जो स्किल होती है वो आप अपने डेवलप करें, यानी आप अपने आप को ट्रेन करें। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर पे कैसे टाइप करना है इसकी आप स्किल डेवलप करें। अगर आप एक सिंगल फिंगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, आपका काम भी ठीक नहीं होगा और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप ब्लाइंड टाइपिंग कर रहे हैं कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो आप अपनी सारी उंगलियां यूज़ करते हुए आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक आपकी स्किल है टाइपिंग की, तो आप काम बहुत जल्दी कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। ना ज़्यादा आपकी एनर्जी लगेगी, ना आपका समय लगेगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है करेक्ट पॉस्चर में काम करना। बहुत से काम होते हैं जो हम ठीक पॉस्चर में नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पलंग पर बैठ करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनकी कमर दुख जाती है और उनका लेटने का मन करता है। तो ना तो उनकी पढ़ाई हुई, ना उनका वो काम पूरा हुआ, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा लगी, उनको थकान भी ज़्यादा हुई। तो जब हम करेक्ट पॉस्चर पे बैठते हैं, आप अगर मेज कुर्सी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी बैक की क्या पोजीशन है, आपकी कमर सीधी है या नहीं है, क्या आप झुक रहे हैं, क्या आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इस तरह से झुक के काम कर रहे हैं या आप सीधा बैठ के काम कर रहे हैं। जब आपकी बॉडी बिल्कुल करेक्ट पॉस्चर में होगी और काम कर रही होगी तो आपको थकान नहीं होगी। थकान नहीं होगी तो आपका काम बहुत सुचारू रूप से आप कर पाएंगे। चौथी चीज़ जो आप ध्यान रखें वो है कि जब आप काम करते हैं तो जो आपका वर्क सरफेस है वो बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। यानी देखिए, अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो एक तरीका यह है कि आपने ज़मीन पर अपनी चादर बिछाई और ज़मीन पर बैठ करके आपने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया। उस आप करके देखिए इसको, आपकी कमर एकदम दुख जाएगी। 2-4 कपड़े करने के बाद ही आप कहेंगे बस बहुत हो गया, मैं तो थक गई या मैं थक गया। लेकिन अगर वही काम आप एक ऊंची मेज पर जो बिल्कुल आपके कमर के हाइट की है, उस आयरनिंग टेबल पर आप खड़े होकर के और प्रेस करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, आप कई कपड़े आराम से प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी कुर्सी और मेज की जो हाइट होती है, जो वर्क सरफेस की हाइट है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्किंग एट प्रॉपर हाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to maintain the energy levels at whatever work you are doing. If you are not using the proper heights तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे। पांचवी चीज़ जो आप कर सकते हैं, कीप थिंग्स विद इन रीच। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने हाथ के आसपास अपनी चीज़ रखिए। अगर आपको स्टेपलर चाहिए तो आपके पास में होना चाहिए। आपकी अगर पेंसिल आपको यूज़ करनी है, पेन यूज़ करना है तो आपके पास होना चाहिए। अगर एक एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है उसको लेने के लिए अगर आपको बार बार उठना पड़ेगा और फिर वापस बैठना पड़ेगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो जिन चीज़ों से आपको काम करना है उनको आप अपने आसपास रखिए। फिर से मैं कहूँगी, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जिन चीज़ों की आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जैसे चाय बनाने का जो सामान है वो चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें आप अपने पास में रखिए। जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, जैसे आपको कभी कभार दिन में एक बार चाहिए कि आपको आटा निकालना है ड्रम में से, उसे आप थोड़ी दूर रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको बिल्कुल पास में चाहिए उनको अपने पास में रखिए ताकि आपको एनर्जी यूज़ ना करनी पड़े, आपको बार बार वहाँ जाना ना पड़े। तो कीपिंग थिंग्स विद इन रीच इज़ वन वे ऑफ मेकिंग योर वर्क सिंपल। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आप प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करें और लेबर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करें। अब लेबर सेविंग डिवाइसेस हम किसको कहते हैं? गृह विज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो घर की हम बात करेंगे, तो हम किचन की बात करेंगे। देखिए किचन में क्या होता है, बहुत सी लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं। छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँगी। आप कद्दूकस का प्रयोग करते हैं, वो भी एक लेबर सेविंग डिवाइस है। आप उसी काम को करने के लिए एक फूड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, वो आपकी एक लेबर सेविंग डिवाइस है। आप प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं, वो आपकी लेबर सेविंग डिवाइसेस है। वॉशिंग मशीन का, वैक्यूम क्लीनर का आप प्रयोग करते हैं, ये सब आपकी लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं। आप ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो जो आपका फोटोकॉपियर है वो आपकी एक लेबर सेविंग डिवाइस है। आपको एक ही कागज़ की जब बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए होती हैं तो एकदम से वो 1 मिनट के अंदर कितनी सारी कॉपीज़ आपको मिल जाती हैं, वो आपका लेबर सेविंग डिवाइसेस है। तो
काम करने के लिए जब हम प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर लेबर सेविंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारी एनर्जी हम बचा सकते हैं, हम अपना काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं और हमारी एनर्जी भी हम सेव कर पाते हैं। तो ये जब हम अपना काम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उससे जो है हमारा एनर्जी और टाइम दोनों मैनेज हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम थकेंगे। जब थकान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फटीग कहते हैं। जब बहुत काम हम करते हैं, आपको भी पता है, दिन के अंत में हम एकदम कभी-कभी ऐसे बैठ जाते हैं, ओहो आज तो बहुत ही थक गए, बहुत ही ज़्यादा। कभी-कभी आपको ये थकान फिज़िकल होती है, शारीरिक थकान होती है। कभी क्या होता है, आप शारीरिक रूप से नहीं थकते हैं लेकिन आप मानसिक रूप से बिल्कुल थक जाते हैं। आप इतना ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सोच रहे होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, आप उस पे इन्वॉल्व होते जाते हैं कि आपको साइकोलॉजिकल फटीग हो जाता है। तो फटीग की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह के फटीग होते हैं और एक होता है फिज़िकल फटीग जिसमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और एक होता है साइकोलॉजिकल फटीग जिसमें हमें मानसिक थकान होती है। शारीरिक थकान की जब हम बात करते हैं तो वो होता है कि हमने आज बहुत अपनी एनर्जी को यूज़ किया, हमने बहुत काम किया है और हम वाकई में बहुत थक गए हैं। ये इसलिए भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि हमने वर्क सिम्प्लिफिकेशन नहीं किया, हमने अपने एनर्जी को मैनेज नहीं किया, इसलिए हम थक गए। लेकिन जो मेंटल फटीग होता है या साइकोलॉजिकल फटीग होता है, वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपके अनुकूल नहीं है या आपको बहुत बोरियत हो रही है या जो काम कर रहे हैं वो आपके पसंद का नहीं है, तो आपका जो मन है वो बिल्कुल थक जाता है। तो उस समय जब एक वो होता है कि हम ये काम अब नहीं करना चाहते, अरे यार छोड़ो हमें नहीं करना है, तो वो जो एक स्थिति होती है, एक मेंटल स्टेट जो होता है, वो साइकोलॉजिकल फटीग होता है। अब इस फटीग को आप और हम ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को फटीग होता है किसी ना किसी टाइम पर, लेकिन हमारी स्किल उस पे है कि हम इस फटीग से कैसे बचें, इसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें, ठीक है ना? तो उसके क्या तरीके, आइए देखते हैं। फटीग को कम करने के तरीके हैं कि आप बीच-बीच में जो है अपना रेस्ट लेते रहें, आराम करते रहें। निरंतर अगर काम करते रहेंगे, बिना किसी ब्रेक के आप काम करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आप जो है अपने आप को बहुत थका हुआ पाएँगे। दूसरा है कि जब आप कोई काम करते हैं, घर में जब काम करते हैं, बाहर कोई काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भारी काम करने के बाद में आप एक हल्का काम करिए। तो जो आपकी एनर्जी का यूज़ है, हेवी वर्क करने में जितनी आपने ज़्यादा एनर्जी लगाई है, उसको आप अगला जो काम कर रहे हैं, जो लाइट काम कर रहे हैं, उसमें आप कंज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है लेबर सेविंग डिवाइसेस का प्रयोग करिए जो आपके एफ़र्ट को बचाते हैं। कुछ काम आप दूसरों को दे सकते हैं कि ये काम जो है होना है, या आप किसी और से करवा सकते हैं, तो भी आपका जो है थकान कम होगी। अपने काम को आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए और जब आप ग्रुप्स में काम करते हैं तब जो है आपका उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती। अगर अकेला कोई एक काम में लगा रहता है, अकेले ही हम जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम वैसे ही थक जाते हैं। लेकिन अगर 4 लोग मिल कर के वो काम कर रहे हैं तो एक तो काम बढ़ जाता है और वो काम इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और भी कुछ है कि हम अपना जो कार्यस्थल है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। स्किल मैंने बात की है कि हम अगर उसके बारे में कौशल अपना डेवलप कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, हमें थकान नहीं होती है। अपना जो कार्यस्थल है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, उसको हम बहुत प्लेजेंट बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एक छोटा-सा आपने अगर पौधा लगा लिया है, वो भी आपको तरोताज़गी देता है। कोई आपने ताज़े फूल ला करके आपने अपने टेबल पे रोज़ लगा लिए हैं, आपका मन जो है चहकता रहता है, आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आप घर में काम करते हैं तो आपने अगर कुछ अच्छी पेंटिंग्स या पोस्टर्स लगा रखे हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो जब आप अपना एनवायरनमेंट प्लेजेंट बना के रखते हैं तो आप खुद खुश रहते हैं और आपको उतनी थकान नहीं होती है। काम का एप्रिसिएशन जब हमें मिलता है कि हमने काम किया है, शाबाशी मिलती है,
तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी थकान कम होती है। और जब हम अच्छा काम करते हैं और उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है, यानी हम करते हैं घर में, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल में बहुत अच्छा किया है, तो हम उसे कुछ रिवॉर्ड देते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ दे देते हैं, चलिए ठीक है आज हमने आपको टीवी आधा घंटा ज़्यादा देखने दिया, वो उसके लिए रिवॉर्ड हो गया। तो उससे जो मन है प्रसन्न रहता है, थकान कम महसूस होती है। और ये सारी चीज़ें जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप भी प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे और अपना जो काम है वो सारा अच्छी तरह से आप ख़त्म कर पाएंगे। तो अभी जो हमने बात की है वो हमने बात की कि आप अपना टाइम और एनर्जी कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी इनकम होती है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ ही बने रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, आ, स्वयं बने,
तो दर्शकों, स्वागत है आपका पुनः NIOS के स्टूडियो में। आज हम माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय पर जो चर्चा कर रहे हैं वो है अपने संसाधनों का प्रबंधन हम कैसे करें, क्या प्रक्रिया होती है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि हमारे संसाधन क्या हैं, किस तरह के होते हैं, उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, और हमने बात की कि हम अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। तो जीवन के हर पहलू में हमें काम करना होता है, हमें ऊर्जा और समय का व्यय करना होता है। तो हम किस तरह से अपना काम करें ताकि हमें थकान ना हो और उससे हम बच सकें। तो ये हमने बात की ऊर्जा और समय की। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे जीवन में, वो है पैसे का प्रबंधन हम कैसे करें या धन का प्रबंधन हम कैसे करें। इसको इंग्लिश में हम कहें तो इनकम मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे जीवन में। हमें हर काम को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे हम किसी भी स्तर पर हों, किसी भी प्रकार का हमारा परिवार हो, कोई भी हमारी आवश्यकताएं हों, लेकिन हमें पैसे की आवश्यकता उन कामों को पूरा करने के लिए होती है। तो इनकम जो होती है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, हम किस चीज़ को इनकम कहते हैं। तो इनकम वो होती है जो हमें मिलती है, या तो हम कहीं काम करते हैं तो हमारी सैलरी होती है, या हमारा व्यवसाय होता है तो उससे जो हमारी कमाई होती है उससे हमारी इनकम होती है, या जो हमारे पास अगर हमारा अपना घर है उसको हम किराए पर देते हैं तो जो रेंट हमें मिलता है वो हमारी इनकम का भाग होता है। जो हमें फ्री फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर जॉब कर रहा है कहीं पर और उसको अपने कार्यालय की तरफ से एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दी गई है, घर दिया गया रहने के लिए, तो वो जो रेंट में हम पैसा देते, वो जो हमें मिल रहा है, हम बचा रहे हैं, वो भी हमारी इनकम है। अगर हमारे पास में लैंड है, कोई भूमि का टुकड़ा है जिसको हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम उसको खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी इनकम होती है, या हमने उस पर एक मकान बना दिया है उससे हमारी इनकम होती है, हमने ऑफिस बना दिया है उससे हमारी इनकम होती है, हमारा अपना घर है जिसमें हम रह रहे हैं तो हमारा पैसा बच रहा है कि हम किराए में पैसा व्यय नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पैसा बचा वो भी हमारी इनकम है। जो पैसा हम बैंक में रखते हैं उस पर जो हमें बैंक इंटरेस्ट देता है वो हमारी इनकम है। हमारे जो अपने कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं कोई भी काम करने के लिए, उससे हम जो धनोपार्जन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कढ़ाई सिलाई बहुत अच्छी आती है और मैं कढ़ाई करके बहुत अच्छी सुंदर वस्तुएं बनाती हूँ और उसको बेचती हूँ, तो उससे जो मुझे पैसा मिलता है वो इनकम है। अगर मेरे पास में पढ़ाने का कौशल है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाऊँ या शाम के समय उनको अपने घर पर ही बिठा कर पढ़ाऊँ, तो उससे जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो मेरी इनकम है। तो इनकम के कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो हमने जिनकी बात की है वो है सैलरी है, रेंट है, फ्री फैसिलिटीज़ हैं, लैंड है, हाउस है, बैंक इंटरेस्ट है और स्किल्स हैं। इन सब से जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी इनकम है या हमारी आय है। इस आय का हम प्रयोग कैसे करते हैं? जो हमारी आवश्यकताएं हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी नीड्स हैं और जो हमारी वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारी इनकम का से ही आता है। तो दो बातें मैंने कही हैं यहाँ पे, जो हमारी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब जानते हैं। इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। रोटी खाने के लिए चाहिए, कपड़ा तन ढकने के लिए चाहिए और मकान हमें सर छुपाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकता है। इनको पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, इस पर हम अपनी इनकम का भाग खर्च करते हैं। लेकिन जब हमारी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इसके बियॉन्ड हम क्या करते हैं, हमारी वांट्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं क्या होती हैं कि हम बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहने, हम घूमने जाएं तो हमारी अपनी कार हो, हम
हर हफ्ते जो नई पिक्चर रिलीज़ हो रही है, हम मॉल में जाके वो पिक्चर देखें, या हम हर समय जो है हमारा बच्चा कहता है कि मुझे तो रोटी दाल नहीं खानी है, मुझे चॉकलेट्स खानी है, तो वो उसकी एक इच्छा होती है। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना इनकम को यूज़ करते हैं। तो इनकम को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बेसिकली हम, अगर आप देखें तो 2 तरह से हमें उनको यूज़ करना होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर जो हमारी वांट्स और नीड्स पर जाता है, और दूसरा भाग होता है हमारी सेविंग्स। यानी हमेशा जब हम बात करते हैं इनकम की तो उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग्स। सेविंग्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारे बड़े बुरे, मैं तो इस बात को सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ और हम सब ने सुना है, ये अपने घरों में कहते हैं, तेते पैर पसारिए जेती लंबी सौर। क्या मतलब हुआ कि जब इंसान सोता भी है ना, इसका अगर लिटरल मीनिंग हम लेते हैं, सोते हुए भी आप अपने पैर उतने ही पसारिए, उतने ही लंबे करिए जितनी लंबी या चौड़ी या बड़ी आपकी चादर है। अगर आप पैर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, चादर से ज़्यादा आपके पैर बाहर निकले तो या तो आपको ठंड लग सकती है, या मच्छर काट सकते हैं, आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो समझदारी उसी में है कि जितनी लंबी आपकी चादर है उतने ही लंबे पैर आप करिए। इसी को अगर हम लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम बात करते हैं कि हम अपना एक्सपेंडिचर उतना ही रखें जितनी हमारी इनकम है। हम अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, जितनी हमारी आय है उससे ज़्यादा अगर हम व्यय करते हैं, तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, हम अपनी उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना था वो तो हमने खर्च कर दिया, लेकिन हमारे सारे एक्सपेंडिचर ख़त्म नहीं हुए, हम पूरे नहीं कर पाए, तो हमें और धन की ज़रूरत है, तो हम और लोगों से लेंगे। जब हम किसी और से लेते हैं तो हमें वापस भी करना पड़ता है, वो एक बोरोइंग होती है। हम लोन लेते हैं तो लोन को वापस देने में भी हम अगले महीने जब जाएंगे तो हमें पहले तो लोन चुकाना पड़ेगा जो हमने पिछले महीने लिया था, और फिर अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना पड़ेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि जितनी हमारी आय है उससे कम हमारा व्यय हो, और जो हम व्यय कर रहे हैं, जो हमारी आय हो रही है, उसका कुछ एक भाग बहुत आवश्यक रूप से हमें बचत के तौर पर रखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम अपना जो आय है उसको व्यय करते हैं, खर्च करते हैं अपनी आवश्यकताओं के ऊपर, अपने इच्छाओं के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो आज आपके सामने नहीं हैं, लेकिन भविष्य में वो होंगी। आपको पता है, आप समझ पा रहे हैं कि भविष्य में वो ज़रूरतें आपको आपके सामने आएंगी जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो कौन से काम होते हैं? अगर देखिए आज आप सोच रहे हैं कि एक नव दंपति है, ठीक है, कुछ साल बाद उसको अपने परिवार बढ़ाना है। परिवार जब बढ़ेगा, बच्चे आएंगे, बच्चों के लालन पालन के लिए उन्हें और ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी शिक्षा के ऊपर उनको खर्च करना होगा। जब वो उच्च शिक्षा में जाएंगे तो और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो अपने घर चले जाएंगे, कमाने लगेंगे, तब भी आपको ये सोचना है कि आपको उनकी शादी करनी है, उनका ब्याह करना है, उनको सेटल करना है, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। इस बीच में आप ये भी चाहेंगे कि हम अपना घर बना लें, कहीं हम छुट्टी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कहीं घूम आएँ, अपना आराम के लिए हम कुछ कर लें। कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, मान लीजिए आज आप अपना घर आपने बनाया है, आप घर में एसी लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिएगा। तो ये भविष्य में जो आपको काम करने हैं, इस काम को करने के लिए आप कहाँ से वो पैसा लाएंगे? उसके लिए आज आप जोड़ना शुरू करें पैसा, वो सेविंग्स करना शुरू करें, बचत करना शुरू करें, ताकि जिस समय भविष्य में आपको वो काम करने हैं, उस समय आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और आप अपने वो काम सुचारू रूप से कर सकें। ये हम हर कोई अपने घर में देखता है, हम खुद करते हैं कि जितनी हमारी आय है उसमें से कुछ भाग हम बचा कर रखें, ताकि भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा कर सकें। तो इनकम का जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी आय से कम हो, हमारे व्यय हमारे आय से कम हो, और उसका एक भाग जो है हम बचा करके बचत के रूप में ज़रूर सुरक्षित रखें।
अब बात करते हैं कि किसी भी परिवार में व्यय किस पर होता है, किन चीज़ों पर व्यय निर्भर करता है। तो व्यय निर्भर करता है कि आपके परिवार की आय कितनी है। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं जो कमा रहे हैं या किसी और स्रोत से उनकी इनकम हो रही है, तो एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा कि सभी फैमिली मेंबर्स को मिला करके इनकम परिवार की कितनी है। जब ये इनकम आप निर्धारित करेंगे तो आप निर्धारित कर पाएंगे कि कितना आपको खर्च करना है। दूसरा जो फैक्टर है जिस पर एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है वो ये है कि आपके परिवार का साइज़ कितना है, आपके परिवार में कितने लोग हैं। यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ में रह रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आपके परिवार में 5, 6, 7 लोग हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई एक एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें केवल पति पत्नी और उनका 1 या 2 बच्चे हैं, तो वो फैमिली छोटी है, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। इसी के साथ जुड़ा है कि आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी एज क्या है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका खर्चा अलग तरीके से होगा। जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो उनके खर्चे अलग तरीके से होते हैं, उनके अलग होंगे। तो एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स क्या है, इस पर निर्भर करता है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। जो चौथी चीज़ निर्धारित करती है कि आपका व्यय कितना होगा, आपके परिवार का व्यय कितना होगा, वो है कि आपका परिवार कहाँ रह रहा है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो क्या वो बहुत बड़ा शहर है या छोटा शहर है, या आप गांव में रह रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी जगह पर आप रहेंगे, जितना बड़ा शहर होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी मोर। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पर रहने के जो खर्चे हैं, आपके मकान का रेंट कितना है, आपकी सब्ज़ी किस भाव आ रही है, आपके आने जाने पे कितना खर्च हो रहा है, ये सब ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक छोटी जगह रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अयोध्या में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप अगर मकान किराए पर ले रहे हैं तो आपको सस्ता मकान मिल जाएगा। आपको जो खाने पीने की सामान की ज़रूरत है वो भी आपको कम दाम में मिल जाएगा। जो आप आने जाने में व्यय करते हैं, यानी आप छोटी जगह है, क्योंकि अयोध्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल पर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपकी क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आपके परिवार का व्यय कितना होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद आता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में कितने स्किल्स हैं, कितनी कौशल है, और वो उस कौशल को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं कि स्किल को, जैसे मैंने अभी हाल ही में अपनी सोसाइटी में एक एग्ज़ाम्पल देखा, बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है। मैं बताऊं कि मेरी एक सहेली है, उसकी माँ गांव से आई उनके पास में रहने के लिए। तो गांव में वो क्या करती थी, जो है बड़ियाँ, दाल की जो बड़ियाँ होती हैं वो बनाया करती थी। तो कहने लगे कि मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बड़ियाँ बना के बेचती हूँ। तो उन्होंने बड़ियाँ बनाई, खूब सारी बनाई, और मेरी सहेली ने क्या किया, उसने अपने 4-6 लोगों को कहा कि मेरी माँ ने ये बड़ियाँ बनाई हैं, आप ये खा के देखिए, पसंद आए तो फिर आप हमसे लीजिए। तो वो स्किल जो उसकी मदर की थी, जो उसमें हुनर था बड़ियाँ बनाने का, दाल की बड़ियाँ बनाने का, चिप्स बनाने का, वो उसने उसका उपयोग किया और उससे जो धन उपार्जन हुआ वो उसने अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाया। तो अगर परिवार में हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे सदस्य हैं जिनकी स्किल है, जिनका कौशल है, जिससे वो धनोपार्जन कर सकते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अब देखिए, आप व्यय नहीं कर रहे हैं लेकिन आप आय जो है जनरेट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। और सबसे अहम बात जो है, ये परिवार अपना निर्धारित करता है कि हमारी जितनी आय है उसमें से हम कितना प्रतिशत बचत करेंगे। बचत करने के जो आम तरीके लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास में जो है से 10,000 रुपये हमारी आय है, हमने खर्च करना शुरू कर दिया, हमने हाउसिंग पे खर्च किया, हमने इस पे खर्च किया, उस पे खर्च किया, और महीने के अंत में 150 रुपये बच गए, तो ये हमारी बचत हो गई। ये बचत करने का तरीका जो है उचित नहीं है। उचित क्या है कि जब आपके 10,000 रुपये महीने के बिगनिंग में, शुरू में आपके पास में आए, तो आपने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि 10,000 रुपये में से 10% यानी 1,000 रुपये हर महीने मैं बचत करूँगा।
आपने वो पहले ही उठा करके अलग रख दिए, आपने एक अलग अकाउंट में डाल दिए, आपने उस मनी को निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपने किसी भी तरह से उसको सुरक्षित कर दिया। पहले व्यय करने से पहले जब हम अपना अमाउंट टू बी सेव्ड डिसाइड करके उसको अलग कर लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे हाथ में कितने पैसे बचे जिसको हम अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए व्यय करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपना फैमिली का एक्सपेंडिचर करेंगे। अब शुरू से हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, तो ये भी आपका मनी एक रिसोर्स है। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? वही 4 चरण है। प्लान, प्लान के बाद हाँ बिल्कुल सही किया, ऑर्गेनाइज, फिर कंट्रोल और फिर इवैल्यूएट। 4 चरण है। इस प्लानिंग ऑफ इनकम पर भी आपके जो है मनी मैनेजमेंट में भी आपके वही 4 चरण लगेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्लान करेंगे। आपके हाथ में जो पैसा आया, आपको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप 2 तरह से अपना स्पेंडिंग प्लान बनाएंगे। एक तो आप मनी को एलोकेट करेंगे। एलोकेट मनी से क्या मतलब है कि आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिन पर आपको अपनी आय को खर्च करना है। क्या वो चीज़ें होती हैं? सबसे पहले जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी रोटी, आपको अपने फूड के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है ये आप निर्धारित करें। उसके बाद में कपड़ा, आपको कपड़े क्या चाहिए, आपको नए कपड़े बनवाने हैं, नहीं बनवाने हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस बननी है, सर्दियाँ आ गई हैं, आपको वुलन कपड़े चाहिए, आपको नया कोट बनवाना है। ये चीज़ें आप निर्धारित करें कि आपको क्लोथिंग के लिए कितना पैसा आपको इस महीने में खर्च करना है। उसके बाद में आप देखिए हाउसिंग, मकान। अगर आपका किराए का मकान है तो वो तो डिसाइडेड है, आपको हर महीने इतने पैसे किराए में देने ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना निजी मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, तो उस मकान के रख रखाव के लिए आपको क्या कुछ पैसा खर्च करना है? क्या आपको इस महीने अपने मकान की, अपने घर की रंगाई पुताई करानी है, या कहीं पर आपको मेंटेनेंस वर्क करना है, या खिड़की टूट गई है, खिड़की का आपको रिप्लेस कराना है, शीशा किसी बच्चे ने खेलते हुए गेंद मार दी, शीशा टूट गया, क्या आपको शीशा बदलवाना है? तो मेंटेनेंस में आपको कितना पैसा खर्च करना है, ये आप जो है लिस्ट करेंगे। उसके बाद में क्या आता है, बच्चों की एजुकेशन, स्कूल की फ़ीस जानी है, किताबें खरीदी जानी है, और भी चीज़ें जो उनके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं उस पे पैसा खर्च करना है, तो आप लिस्ट करिए। उसके बाद क्या आता है, मनोरंजन। नहीं, उससे पहले आता है आपकी हेल्थ। हेल्थ केयर पे आपको कितना खर्च करना है, क्या आपको कोई मेडिकल एम की पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके लिए आपको पैसा देना है, तो वो आप लिखिए। क्या कोई आपके साथ में आपके पेरेंट्स रहते हैं जिनकी कोई मेडिकल नीड्स हैं, हर महीने उनकी कुछ दवाइयाँ आनी हैं जो पहले से निर्धारित हैं कि हर महीने ही चाहिए उन्हें, तो उसके लिए कितना पैसा आपको चाहिएगा। कुछ पैसा आप इमरजेंसीज़ के लिए भी रखेंगे कि कभी किसी को हरी बीमारी कुछ हो जाती है तो उसके लिए हम रखेंगे। अंत में आता है आपका मनोरंजन। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या इस महीने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, कहीं आपको बाहर घूमने जाना है, या आप बाहर नहीं जाएंगे, आपको घर में ही रहना है, आपको पिक्चर देखने जाना है, या आप किसी पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, या आप अपने घर पे कोई पार्टी करना चाहते हैं, या आपके बच्चे का जन्मदिन है तो उसका जन्मदिन आप मनाना चाहते हैं, तो उस जन्मदिन को मनाने के लिए कितने पैसे आपको लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है एक महीने में, आप उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में आप उसको कितना पैसा देना चाहते हैं, कितना पैसा खर्च होगा हर एक्टिविटी के लिए, वो आप लिख लीजिए। जब आपने ये कर लिया, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, ठीक है। प्लानिंग करने में आपने ये भी देख लिया कि आपके पास में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी है या नहीं है। फिर आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, यानी पूरे महीने आपने खर्च करना शुरू किया। अब खर्च करने में देखिए क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमने किस पे कितना खर्च किया। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा तीसरा स्टेप है मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग। प्लानिंग किया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद में एग्जीक्यूट जब हम प्लान करते हैं तो हम कंट्रोल भी करते हैं। आप मनी की जब बात करते हैं तो क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे कितना खर्च हो गया, ज़्यादा हुआ, कम हुआ? उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर बनाइए, ठीक है? आप अपना एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप लिखेंगे, आप डेली का रजिस्टर बनाइए कि आज मैंने इन चीज़ों पे इतना पैसा किया खर्च। तो आपका डेली का रिड्यूसिंग बैलेंस आता जाएगा। आपने मान लीजिए 5,000 रुपये से शुरू किया, तो हर दिन जितना आपने खर्च किया उससे आप जो है उसमें से माइनस करते जाएंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर फूड के लिए मैंने महीने में 3,000 रुपये निर्धारित किए थे, तो 20 तारीख आते आते मैंने देखा मेरे 3,000 रुपये कंज्यूम हो गए, यूज़ हो गए, लेकिन अभी महीने के 10 दिन मेरे बाकी बचे हैं। तो ये 10 दिन में जो मैं खाने पीने का सामान लेके आऊँगी, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊँगी? ज़ाहिर सी बात है कि किसी और एक्टिविटी में से, किसी और आवश्यकता में से वो पैसा मुझे रीअलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस महीने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा मैंने फूड के ऊपर खर्च कर दिया। हो सकता है कई बार हम ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए हमारे घर पे गेस्ट आ गए। अब जब गेस्ट आते हैं तो हम कुछ 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी बनाते हैं। हम कुछ अच्छी और महंगी चीज़ें भी लेके आ सकते हैं। हमारा मन कर रहा है और उनको अच्छे से एंटरटेन करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। तो जब हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने एक्सपेंडिचर का, तो हमें पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च कर चुके हैं और हमारे पास कितना बचा है, हमारे अभी कितना समय बचा है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो इस तरह से हम अपना प्लान को कंट्रोल कर लेते हैं। महीने के अंत में आप उस प्लान को इवैल्यूएट करते हैं। जब आपके पास में रिकॉर्ड होगा, आप तभी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि मैंने जितना जैसे सोचा था वैसे किया या नहीं किया। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं कहाँ पर गड़बड़ा गई, मैंने क्या गलत कर दिया, कहाँ पर मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो अगली बार अगले महीने में क्या होगा, मुझे पता है कि 3,000 में मेरा खर्च नहीं चलता है खाने पीने पे, उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। तो मैं जब अपनी प्लानिंग करूँगी, जब मैं एलोकेशन ऑफ मनी करूँगी, तो मैं खाने पीने के लिए 3 नहीं 4,000 रुपये रखूँगी। हो सकता है 4,000 रुपये ज़्यादा हों, तो उसके अगले महीने आप कहेंगे अच्छा मैं 3,500 रुपये रखती हूँ। तो इस तरह से जब आप अपना रिकॉर्ड देखेंगे, अपना आय और व्यय का जितना आपके पास पैसा था और जो आपने खर्च किया, इसका जब आप पूरा ब्यौरा देखेंगे, तब आप अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे कि किस चीज़ पर मुझे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना व्यय करना है। और ध्यान रखिए, मैंने कहा था बचत का पैसा आपको पहले ही अपना अलग उठाकर रख देना है, ठीक है। अब देखिए कि जब आप जो है स्पेंडिंग प्लान बनाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है, सबसे पहला आप पैसा बचत कर पाते हैं। आपने जब पहले ही उठा करके पैसा अलग रख दिया तो वो आपकी बचत हो गई। दूसरा जो आपको फ़ायदा होता है वो है कि आप अपनी आय के अंदर ही अपना व्यय सीमित रखते हैं, यानी आप किसी भी लोन लेने से बच जाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो आप सभी पूरी कर पाते हैं। आपके पास में अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त धन होता है, क्योंकि आपने पहले ही एलोकेशन किया होता है। और चौथी चीज़ जिससे आपको बहुत मदद मिलती है, देखिए कई बार क्या होता है, हम जब बाज़ार जाते हैं हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है कि हमने सोचा होता है कि हम जा रहे हैं, हम केवल जो किचन का सामान है वो हम लेकर के आएंगे, लेकिन जहाँ से हम दाल चावल चीनी तेल खरीद रहे हैं उसके बगल में एक बहुत अच्छी जो है नई दुकान खुली है जिसने लगा रखा है सेल 50% ऑफ। तो हमें लगता है अरे बड़ी सुंदर ड्रेसेस मिल रही हैं, चलिए एक सूट हम खरीद लेते हैं। हम गए, हमने सूट खरीद लिया, 1,000 रुपये हम वहाँ खर्च कराए। तो ये इम्पल्सिव बाइंग है, आपने उसका प्लान नहीं किया था, आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको अच्छी चीज़ दिखी और आपने अपना एकदम से इम्पल्सिव वो किया, डिसाइड कर लिया कि अरे ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, मैं ले लेती हूँ। ले तो लिया आपने, लेकिन वो जो आपने पैसा खर्च किया उसके लिए आपने प्लानिंग तो की नहीं थी, तो वो एक इम्पल्सिव बाइंग एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली सोच के चलते हैं कि मैंने ये प्लान बनाया है, ये मेरा स्पेंडिंग प्लान है, तो उतना ही आप खर्च करते हैं। तो इतना ही आज हम बात करेंगे। आज मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करूँगी। हमने आज जो बात की, हमने बात की हमारे संसाधन क्या हैं, उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और हमने बहुत
डिटेल में बात की कि हम अपने टाइम और एनर्जी और इनकम का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आशा है इन सब बातों से, इन सब चर्चाओं से आपको अपना जो टाइम, एनर्जी और इनकम है उसको मैनेज करने में सहायता मिलेगी। आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और आगे आप जो है इन सब चीज़ों के व्यर्थ व्यय से बच पाएंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। गृह विज्ञान के और भी कई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपके लिए हम लेके आएंगे। नमस्कार।